हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक सम पढ़ रहे थे। उसी की कंटिन्यूटी में आज हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर, यानी कि पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर यानी कि पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र। जैसा कि मैंने लास्ट टर्न पर भी आपको कहा था, ये टॉपिक्स टोटली थ्योरेटिकल हैं, तो इसमें समझने की आपको ज़्यादा आवश्यकता है। आज मेरी सिर्फ इसमें 2 स्लाइड्स हैं, जिसमें सिर्फ फिगर बने हुए हैं, तो मैं आपको फिगर से ही समझाऊंगी। आप सिर्फ समझिएगा, बाकी सारा मैटर आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। दैट इज टोटली थ्योरेटिकल, सिर्फ समझने की आवश्यकता है, तो आप इसको समझिए। आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर में यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड मैटर, एक समान रूप से चुंबकित पदार्थ। अब ये तो आप सब जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण एटॉमिक करंट यानी कि परमाणुीय धारा उत्पन्न होती है। प्रत्येक सब्सटेंस, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक मैटर किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। और प्रत्येक परमाणु में गतिशील इलेक्ट्रॉन्स के एटॉमिक करंट्स उत्पन्न होती है और प्रत्येक एटॉमिक करंट को हम मैग्नेटिक डायपोल यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव के इक्विवेलेंट या के बराबर माना जा सकता है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट मान लीजिए हम m लेते हैं। m कौन सा m? कैपिटल M नहीं, स्मॉल m। तो पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्णों के सदिश योग को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन तीव्रता या केवल चुंबकन सदिश मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, जिसे हम कैपिटल M से डिफाइन करते हैं, कहते हैं। ये मैं पिछले टर्न पे आपको बता चुकी हूँ। पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्णों के सदिश योग को या तो हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और या फिर मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कैपिटल M कहते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम लिमिट डेल्टा V टेंड्स टू 0 समेशन mi अपॉन डेल्टा V। समेशन mi, तो समेशन mi m स्मॉल, समेशन mi क्या हुआ? पदार्थ के ये क्या है? चुंबकीय आघूर्णों का सदिश योग। अब वो कहता है पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, तो अपॉन डेल्टा V। V क्या है? वॉल्यूम। और स्मॉल mi क्या है? ith परमाणु का मैग्नेटिक मोमेंट। और समेशन mi क्या हो गया? पदार्थ में के डेल्टा V वॉल्यूम में चुंबकीय आघूर्णों का सदिश योग। तो जो अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस है, अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस अचुंबकित पदार्थ में जो परमाणुीय चुंबकीय द्विध्रुव का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनियमित होता है, रैंडम होता है।
इसलिए जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है या जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है जिसे हम कैपिटल एम से डिफाइन करते हैं, उसका मान 0 होता है। उसका मान क्या होता है? 0 होता है। अगर आपका अचुंबकित पदार्थ है, तो अचुंबकित पदार्थ में क्या होगा कि जो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है, एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट है, एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एटॉमिक करंट, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है उसके कारण जो एटॉमिक करंट फ्लो हो रही है, उसके कारण आपका ये चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब अचुंबकित या अनमैग्नेटाइज्ड आपका सब्सटेंस है, मैटर है, तो उसमें जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक मोमेंट का, वो रैंडम होता है, अनियमित होता है। इसके लिए, इसकी वजह से जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, जो चुंबकन सदिश है, उसका 0 होता है। परंतु एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये जो परमाणुीय आघूर्ण है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो क्षेत्र है, उसकी दिशा में वो क्या हो जाते हैं? पार्शियली अलाइनमेंट हो जाता है उनका, जिससे क्या है, समेशन एम आई, या हम कह सकते हैं कैपिटल एम की वैल्यू 0 नहीं होती है। और इसका मान किस पे डिपेंड करता है? जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। और इस कंडीशन में आपका जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज कहलाता है। आपका सब्सटेंस क्या कहलाता है? मैग्नेटाइज। क्योंकि हमने क्या बोला अभी कि अगर अचुंबकित पदार्थ है तो जो ये मैग्नेटिक डायपोल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनियमित होता है, रैंडम होता है। इसकी वजह से जो m का मान है वो 0 हो जाता है। परंतु जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रेजेंस के कारण ये जो एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं, का क्षेत्र जो है क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट का क्षेत्र की दिशा में पार्शियल अलाइनमेंट हो जाता है, जिससे जो समेशन स्मॉल एम आई की वैल्यू है या एम की वैल्यू है वो 0 नहीं होती है। और ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। और इस कंडीशन में जो है आपका जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज्ड कहलाता है। अब हम क्या करते हैं? एक समान, क्योंकि हमें यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज मैटर की बात करनी है, तो अब हम किसी एक समान यानी कि यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज मैटर के टुकड़े के कारण किसी एक्सटर्नल बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहते हैं। अब आप फिगर से समझिए। तो अब आप ये देखिए, ये आपका पास है ये वाला पहला फिगर। आप देखिए, ये एक समान रूप से चुंबकीय पदार्थ है। तो पहला फिगर देखिए, तो चुंबकीय पदार्थ में हम क्या करते हैं? ये एक हमने टुकड़ा ले लिया, इस टुकड़े के कारण दूर किसी पॉइंट पर, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो मान लिया कि पदार्थ का कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, चुंबकन तीव्रता है या चुंबकन सदिश है m, ये किस की दिशा क्या है? जेड एक्सिस के अलोंग है। और इस पदार्थ के, ये जो आपका पदार्थ है, इसमें हमने एक dz थिकनेस की एक पट्टिका इमेजिन कर ली, और इसका जो तल है वो जो m है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की दिशा के लंबवत है। इसका तल क्या है? इसकी दिशा के लंबवत है। हमने इसकी एक ये पट्टिका कंसीडर कर ली dz मोटाई की, और इसका तल इस तीव्रता के दिशा के लंबवत है, जैसा कि आपका इस फिगर में है। अब इस पट्टिका को हम छोटे 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 अल्पांशों में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि प्रत्येक भाग की मोटाई कितनी हो? dz ही रहे। प्रत्येक भाग की मोटाई कितनी हो? dz रहे। तो अब इनमें से एक भाग हम चूज कर लेते हैं। एक भाग हम छोटे भाग को ले लेते हैं। ये आपका इसमें का एक छोटा भाग आपका ये आ गया। अब
यदि इसके ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, dA है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, m dA dz। dz आपका ये हो गया, dA ये, और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो फॉर्मूले से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, m dA dz। ये आपके पास आ गया। ये इधर इसका एरिया है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इसकी मोटाई है। अब इस अल्पांश के आकार की तुलना में दूर किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा जितना कि इसके आघूर्ण के बराबर आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न होगा। मतलब इसके कारण उतना ही मैग्नेटिक मूवमेंट होगा जितना कि इसके आघूर्ण के बराबर आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न होता है। तो ऐसा मैग्नेटिक डायपोल इस अल्पांश की सीमा के अनुदिश धारा I बराबर m dz प्रोवाइड करके हम बना सकते हैं, जैसा कि आपका ये फिगर है। तो अब इसमें आपने ये धारा इसमें प्रोवाइड करी, तो जो हम कह रहे हैं कि इसके कारण जो डायपोल मूवमेंट आपका, जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, उतना ही होगा जितना कि इस आघूर्ण के बराबर आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न होता है। तो अब आप ये जो इसकी बाउंड्री सीमा है, इसके अनुदिश धारा I और धारा I बराबर कितनी है, m dz प्रवाहित करके बनाया जा सकता है। तो इस कंडीशन में हम क्या लेंगे, इस धारा का लूप का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, करंट इनटू लूप द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। करंट कितनी है, m dh, और क्षेत्रफल कितना है इसका, dA, हमने पहले ही ले रखा है एरिया। तो इसका कितना आ गया, m dA dz। इधर भी कितना था, चुंबकीय आघूर्ण, तो ये चुंबकीय आघूर्ण है ही, और इसके बराबर ये आ गया चुंबकीय आघूर्ण। तो हमने इसका कैसे बनाया, इसके अंदर आपने क्या करी, इसके अनुदिश, इसकी बाउंड्री के अनुदिश I बराबर m dz धारा को फ्लो कर कर हमने ऐसा ही बना लिया जिससे इसके बराबर इसका चुंबकीय आघूर्ण हमको मिल गया। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि ये वाला जो फिगर है, इसके प्रत्येक छोटे भाग को धारा लूप से बना हुआ हम मान सकते हैं, क्योंकि अपन ने इसी का एक भाग कंसीडर किया था। और पदार्थ एक ही दिशा में एक समान चुंबकित होने के कारण इसके सभी लूपों में समान धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होगी। इसलिए सभी लूपों की जो कॉमन बाउंड्री पर धारा बराबर एवं विपरीत होगी। तो आप देखिए, धारा बराबर एवं विपरीत होगी। इधर आप देखो, तो इसके क्या हो गया, ये हमने यही कहा ना, इसके बराबर धारा बराबर और विपरीत होगी। तो इसके कारण जो फिर धारा बराबर और विपरीत होगी, तो परिणामी धारा आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, परिणामी धारा 0 हो जाएगी। तो इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक पट्टिका की बाउंड्री के अनुदिश एक बाह्य भाग में कितनी धारा प्रवाहित होगी, m dh प्राप्त होगी, जैसा कि आपके पास में इस फिगर में हम दिखा रहे हैं। ये देखो आप, ये जो आपका ये वाला फिगर देखो, ये वाला, इस फिगर में आप देखिए, इस फिगर में क्या है कि प्रत्येक पट्टिका की बाउंड्री के अनुदिश एक बाह्य द्वारा m dh प्राप्त होगी, जैसा कि आप ये देखिए इस फिगर में, ये धारा हमारे पास यही है। और इस चुंबकीय पट्टिका, और इधर आप देखिए, के कारण किसी बाह्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही होगा जितना कि उसके तुल्य धारावाही रिबन के कारण होता है। मतलब इसके कारण जितना होगा उतना ही इसके कारण होगा। तो ऐसे ही इसको अपन ने लिया था, ऐसे ही इन दोनों को कंपेयर कर लिया हमने, उतना ही होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो पूरा संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र है, इसके टुकड़े को बहुत सी एक के ऊपर एक रखी हुई
डीजेड मोटाई की पट्टिकाओं से बना हुआ मान सकते हैं। हम मान लेते हैं ये एक के ऊपर एक, जैसे हमने एक पट्टिका ये ली है, मान लिया इसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक डीजेड मोटाई की पट्टिकाओं से बना हुआ मान लेते हैं। और संपूर्ण पदार्थ का मैग्नेटिक बिहेवियर एक चौड़ी रिबन लाइक इस तरीके से इसके इक्विवेलेंट होगा। चौड़ी रिबन के इक्विवेलेंट, मतलब अगर आप इसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर डीजेड मोटाई की पट्टिका की तरह रखोगे तो ये इस तरीके से आपका इसके इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो जिसके चारों ओर डीजेड चौड़ाई का, प्रत्येक रिबन में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, एम डीजेड। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि एक समान चुंबकित पदार्थ का एक टुकड़ा एक सरफेस डेंसिटी के रिबन के समतुल्य है। कैसे समतुल्य है, तो इसका जो पृष्ठ धारा घनत्व, जो सरफेस करंट डेंसिटी है, वो क्या होगा, धारा कितनी है, एम डी जेड अपॉन डी जेड, यानी कि एम के बराबर आ जाएगी। मतलब किसी चुंबकित पदार्थ के कारण किसी बाह्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उसके तुल्य m पृष्ठीय धारा घनत्व वाले चौड़े धारावाही रिबन के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होती है। तो कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इसके एक एक फिगर को डिफाइन किया है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र आ गया आपका। अब है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैटर। अब उसके लिए आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैटर। अब इसमें हमें क्या करना है, इसके अंदर ये तो हमने देख लिया कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, इसलिए पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कुछ एंगस्ट्रॉम की दूरी पर परिवर्तित हो जाता है। मतलब पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं होता। चुंबकीय, इस कारण से परमाणुओं द्वारा उत्पन्न माइक्रोस्कोपिक फील्ड को ध्यान में ना रखकर पदार्थ के अंदर मैक्रोस्कोपिक फील्ड की हम गणना करते हैं, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड का स्पेशल एवरेज होता है। पदार्थ जो है एटम से मिलकर बना है, इसलिए पदार्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर चेंज होता है। तो इसका मतलब यह है कि पदार्थ के अंदर चुंबक क्षेत्र एक समान नहीं रहता। ठीक है। अब मैग्नेटाइज्ड मैटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, लंबाई के अनुदिश, ये जो लंबाई है इसके अनुदिश चुंबकीय अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए लंबाई के अनुदिश जिसका मैग्नेटाइजिंग वेक्टर कितना है, m, एक मैग्नेटाइज बेलनाकार छड़ हमने इमेजिन कर लिया। क्या किया हमने, एक बेलनाकार छड़ इमेजिन कर लिया। अब क्या है, एक बंद पृष्ठ S की कल्पना कर लो। एक बंद पृष्ठ हमने S की कल्पना करी, जिसका भाग S1, ये उसका भाग है S1 चुंबकित पदार्थ के अंदर, और शेष भाग S2 बेलनाकार छड़ के बाहर है। ये ऐसे पूरा, ये आपका इसके दो पार्ट हो गए, एक इसके अंदर और एक इसके बाहर है। तो हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र के गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ S से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा 0 होता है। तो अपने पास B डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और यदि पदार्थ के अंदर मैक्रोस्कोपिक फील्ड B इन है लाइक दिस, तथा पदार्थ के बाहर B0 है, तो आपके पास ये जो इक्वेशन थी B डॉट डी ए बराबर 0, ये क्या बन जाएगी, ये B बराबर क्या हो जाएगा, B इन डी ए प्लस B0 डी ए, क्योंकि दोनों ही चीज़ें B अंदर भी है और B बाहर भी है। तो ये आपके पास में आ गया। अब
ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो अब आप इसको देखिए, दोनों आ गए हमारे पास। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, बी एम डॉट डी ए कर लीजिए आप, इंटीग्रल बी इन डॉट डी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल बी ज़ीरो डॉट डी ए। इसका मतलब ये है कि पदार्थ के अंदर, सिर्फ मैं इसी इक्वेशन की बात कर रही हूँ, पदार्थ के अंदर जो आपका मैक्रोस्कोपिक फील्ड है, पदार्थ के अंदर जो आपका मैक्रोस्कोपिक फील्ड है बी इन का पृष्ठ S1 से गुजरने वाला फ्लक्स, वो ये रहा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस होगा। इसी इक्वेशन को देखिए, सिर्फ मैं किसी और इक्वेशन की बात नहीं कर रही, सिर्फ इसी की बात कर रही हूँ। किसके बराबर होगा फ्लक्स, B0 के पृष्ठ S2 से निर्गत फ्लक्स के बराबर, परंतु दिशा विपरीत होगी। तो ये इससे फ्लक्स बाहर निकल रहा है और ये इसके अंदर, तो इन दोनों की दिशा बराबर तथा विपरीत होगी। अब हमने क्या किया, चुंबकित पदार्थ के समान आकार के एक खोखले बेलनाकार कॉलम लिया। ये खोखला है हमारा बेलनाकार, जिसका धारा घनत्व क्या है, I बराबर M। इसमें वो वाली वृत्तीय धारा प्रवाहित हो रही है। तो पहले हम देख ही चुके हैं, इसके कारण इसके संगत बाह्य बिंदुओं पर उतना ही चुंबकीय क्षेत्र होगा जितना कि उसके कारण था, जितना कि बाहर के पृष्ठ पर था। तो वो कितना था बाहर आपके पास में, B0 का होता है। इसके लिए किसी भी पृष्ठ S की हम कल्पना कर सकते हैं। फिर वही ये हमने करी, इसका S1 भाग कॉलम के अंदर और S2 भाग कॉलम के बाहर है। फिर वही इसमें भी इज इक्वल टू 0, दोनों के लिए हमने यही लगाई। अब यहाँ पर क्या है कि जो धारावाहिक कॉलम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B डैश। यदि धारावाहिक कॉलम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड B डैश इन है, तो फिर ये वाली इक्वेशन अपने पास क्या हो गई, वापस यही इंटीग्रल B डैश इन डी ए प्लस B0 डैश, इसमें आपका B0 डैश ले रहे हैं डी ए। फिर वही करा हमने, तो वही चीज़ आ गई, B इन डॉट डी ए इज इक्वल टू माइनस B0 डैश डॉट डी ए। तो दोनों इक्वेशन को आप देखेंगे तो दोनों इक्वेशन सेम आएंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B इन बराबर B इन डैश, यानी कि किसी भी चुंबकित पदार्थ के अंदर किसी बिंदु पर जो मैक्रोस्कोपिक मैग्नेटिक फील्ड है बी इन, वो तुल्य पृष्ठ धारा के कारण उसी बिंदु पर उत्पन्न बी इन डैश के बराबर होगा। मतलब ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होगा। तो इसमें हमने धारा प्रवाहित करी, तो आपको देखो इसमें आपको धारा प्रवाहित करने के बाद ने मान लिया इसमें बी डैश इन है और इस पर क्या है, ये B0 डैश है। फिर उसी इक्वेशन में लिखा, तो इसकी तरीके से हमारे पास वापस एक इक्वेशन का सेट मिल गया। उन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यानी कि किसी चुंबकीय पदार्थ के अंदर किसी बिंदु पर मैक्रोस्कोपिक मैग्नेटिक फील्ड बी इन तुल्य पृष्ठ धारा के कारण उसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी इन डैश के बराबर होता है। तो ये है आपका यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड फील्ड। आज के लिए इतना ही, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, नहीं समझ में आए तो वापस कहिएगा, आपको दोबारा समझा देंगे। इसको थोड़ा थियोरेटिकल है तो टाइम तो लगेगा इसको समझने में। नेक्स्ट टॉपिक कल।